हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली आपको रेपो रेट के बारे में समझाने वाला हूँ। ए टू जेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब डायरेक्टली चलते हैं रेपो रेट पे। जैसे रेपो रेट का डेफिनेशन देखते हैं, इसे बोलते हैं द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आरबीआई किसको किसको लेंड कर सकता है? बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जनरली हम लोगों को पता है, हम लोग सोचते हैं कि केवल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हो सकते हैं? एनबीएफसीज हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। सो आरबीआई इन चारों और अदर लोगों को भी लोन देता है। सो जिस रेट पे वो लोन देगा उसे हम कहते हैं रेपो रेट। और नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन। ये शॉर्ट टर्म लोन होता है फॉर मे बी फॉर वन डे। जैसे ओवरनाइट रिक्वायरमेंट हो गया बैंक को, एक दिन में अगर कुछ मनी का शॉर्टेज हो गया तो कोई भी कमर्शियल बैंक वो कहाँ जाएगा? वो आरबीआई के पास जाता है और वहाँ से वो लोन लेता है। जैसे हमें लोन का ज़रूरत है तो हम लोग जनरली कमर्शियल बैंक से जाते हैं, वहाँ से हमें लोन मिलता है तो वो कुछ पर्टिकुलर परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो वैसे ही जब बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन का ज़रूरत होता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत होता है लोन का शॉर्ट टर्म के लिए, वो आरबीआई को अप्रोच करते हैं। और आरबीआई जब उन्हें लोन देता है तो कुछ सर्टेन इंटरेस्ट चार्ज करता है। उस इंटरेस्ट को ही हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। अभी और डिटेल आगे समझेंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, बैंक हैज़ टू प्लेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ रीपर्चेज एग्रीमेंट। जैसे हम लोग ही, मैं टोटली कनेक्ट करके बता रहा हूँ, जैसे हम लोग लोन लेने जाते हैं वैसे ही बैंक कैसे आरबीआई से लोन लेता है। सपोज हम लोग लोन लेने गए तो बैंक हमेशा हमसे पूछता है समथिंग कोलैटरल के बारे में कि आपके पास क्या है। सपोज हम लोग डिफॉल्ट कर गए, हम लोग उस पैसे को पे नहीं कर पाए तो बैंक का तो घाटा हो जाएगा। तो बैंक हमेशा री एश्योर करना चाहेगा कि कुछ ना कुछ हम कोलैटरल के रूप में ले पाए। तो वैसे ही जब रेपो रेट के थ्रू कोई बैंक आरबीआई को अप्रोच करता है तो उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्लेस करना पड़ता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई को देना पड़ता है कि और उसके बेसिस पे ये लोन ले पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रीपर्चेजेस एग्रीमेंट मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी वुड बी रीपर्चेज बाय द बैंक्स आफ्टर द लोन पीरियड। दैट मीन्स जब लोन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक्स ने आरबीआई पे प्लेस किया है तो वो रीपर्चेज कर लेते हैं और उन्हें जितना रेपो रेट का इंटरेस्ट था वो उन्हें वापस कर देते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। सपोज ये आरबीआई है, ये हमारा आरबीआई है। और आरबीआई एन अदर साइड आरबीआई किसको किसको लोन दे सकता है? जैसे हमारे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी सब एंटिटी हैं जिसको लोन दे सकता है। सपोज यहाँ से कुछ लोन ट्रांसफ़र किया गया, सपोज 100 रुपीज़ का लोन दिया गया। ठीक है, और हम मान लेते हैं रेपो रेट, अभी का ही रेपो रेट मान लेते हैं 6.5% जो अभी चल रहा है करंट में। सो 6.5% रेपो रेट है। जब ये आरबीआई 100 रुपया दिया होगा बैंक को तो बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेस किया होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेस किए होंगे, ये एज अ कोलैटरल प्लेस हुआ होगा। अब सपोज बैंक का जो लोन का टेन्योर है वो कंप्लीट हो गया, अब बैंक को पैसा वापस करना है। सो अब बैंक पैसे वापस कैसे करता है? तो अब बैंक क्या करेगा कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेस है आरबीआई के पास वो उसे रीपर्चेज करेगा। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रीपर्चेज होंगे, दैट मीन्स आरबीआई से के पास जो एज अ कोलैटरल रखा गया था अब वो बैंक्स खुद वापस करेगा। उसके लिए वो कितना अमाउंट पे करेगा ये आप ध्यान से देखिएगा। जैसे 100 रुपये का लोन लिया था, ठीक है, ये 100 रुपीज़, और हमारा रेपो रेट क्या है? 6.5%। मतलब 6.5% का इंटरेस्ट देना होगा। तो 100 का 6.5% कितना होता है? 100 का 6.5 ही होता है। तो टोटल कितना हुआ हमारा? 106.5। मतलब जब बैंक अब 106.5 रुपीज़ देगा आरबीआई को, फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही बैक चला जाएगा बैंक के पास। और ये हमारा पूरा टोटल सिनेरियो होता है रेपो रेट में। सो जैसे डेफिनेशन से जो यहाँ लिखा गया है कि एग्रीमेंट मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी वुड बी रीपर्चेज, मतलब लोन पीरियड के बाद ये रीपर्चेज हो जाता है, प्लस जो रेपो रेट, जो इंटरेस्ट रेट असाइंड होता है उस इंटरेस्ट रेट को देने के बाद। और जनरली रेपो जो टर्म रेफर होता है वो रीपर्चेज एग्रीमेंट के लिए होता है। अब आते हैं, ये सिक्योर होता है, आरबीआई को इसमें कोई घाटा नहीं है। क्यों नहीं घाटा है?
जैसे सपोज अगर बैंक डिफॉल्ट हो गया, बैंक के पास पैसे नहीं बचे देने के लिए, तो क्या करेगा? इफ बैंक्स आर अनेबल टू पे देन द आरबीआई कैन सेल दिस प्लेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन एन ओपन मार्केट एंड रिकवर द अमाउंट। तो सिंपल, क्योंकि आरबीआई के पास तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बैंक के द्वारा दिया गया, अगर बैंक पैसा नहीं लौटा पाएगा तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सिंपल ओपन मार्केट में बेच देगा और पैसा ले लेगा। तो ऐसे आरबीआई को तो कोई घाटा नहीं है। सो ये 6 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट है करेंट रेपो रेट इज 6.5। सो करेंट रेपो रेट अभी 6.5 है। करेंटली ही 5 अप्रैल को मीटिंग हुआ था, 5 अप्रैल 2024। ये रिसेंटली ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 5 अप्रैल 2024 को एमपीसी का मीटिंग हुआ था। जो 8 पॉइंट है हमारा, एमपीसी डिसाइड्स द रेपो रेट। एमपीसी एक कमेटी है, आरबीआई का कमेटी है, जो कि जितने भी पॉलिसी रेट्स होते हैं, रेपो रेट होते हैं, रिवर्स रेपो रेट होते हैं, जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड हो टर्म रेट्स होते हैं, वो डिसाइड करता है एमपीसी। और जनरली एमपीसी हर 2 मंथ में मिलता है। तो इस बार जब वो अप्रैल में मिला था तो रेपो रेट 6.5 डिसाइड किया था। इनिशियली भी फेब्रवरी वाले भी में भी रेपो रेट 6.5 था। मतलब अभी आरबीआई ने आरबीआई के एमपीसी ने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। जनरली ये चेंज कब होता है? सपोज रेपो रेट का एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। सपोज रेपो रेट कैसे इम्पैक्ट करता है चीज़ों को। मान के चलिए रेपो रेट हमारा आरबीआई जो है इसे इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। जब रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो जो बैंक्स होंगे जिनके पास फंड का शॉर्टेज होगा वो फंड नहीं ले पाएंगे। मतलब बैंक के पास फंड का शॉर्टेज हो जाएगा। और बैंक के पास फंड का शॉर्टेज होगा तो बैंक्स का मेन बिजनेस क्या होता है? वो आम पब्लिक को लोन दे के उसके इंटरेस्ट से पैसा कमाता है। तो अब क्या है, बैंक के पास पैसे कम है, तो अब वो चाहेगा कि वो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले। तो क्या करेगा, बैंक अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। और जैसे ही बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो जो पब्लिक लोन लेता था वो तो अब कम लोन ले पाएगा। सपोज पहले 7% पे अगर होम लोन मिलता था, अब 10% पे मिलता है। तो बट ऑब्वियस है कि लोग कम लोन लेंगे। तो इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ेगा तो जो लोन टोटल अमाउंट होता था वो लोन अमाउंट भी घट जाएगा टोटल पब्लिक के पास। इसका मतलब है पब्लिक के पास अब पैसा कम होगा, जो मनी सप्लाई होगा पब्लिक के पास वो मनी सप्लाई घट जाएगा। मतलब आम जनता के पास पैसा ही कम बचेगा। और आम जनता के पास जब पैसा कम बचेगा तो वो जो चीज़ें का डिमांड करता था, जैसे सपोज हम लोग कार लोन का ही इस एग्जांपल पे बात करते हैं। सो कार लोन पे बात करते हैं। मान के चलिए यहाँ पर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोन कम मिलेगा। कार लोन का सपोज पहले 8% था, अब 12% हो गया। तो अब क्या होगा कि कार के लिए लोन नहीं ले पाएंगे लोग। जब लोन नहीं ले पाएंगे तो अब क्या होगा, जो कार का जो डिमांड होगा मार्केट में वो क्या होगा, डिमांड घट जाएगा। और जब डिमांड घट जाएगा तो डिमांड घटने के बाद क्या होगा, जो कार का प्राइसेस है, जो कंपनी है वो देखेगी कि हमारा यूनिट जैसे 100 कार बना चुकी है और डिमांड घट चुका है, तो वो कंपनी अपने 100 कार बेचने के लिए क्या जनरली करेगा, वो कार का प्राइस डाउन करेगा। तो क्या होगा, प्राइसेस जो होगा, जनरल प्राइसेस होगा चीज़ों का, वो डाउन हो जाएगा। और जब प्राइसेस डाउन होगा, इसी को बोलते हैं हमारा जो इन्फ्लेशन कंट्रोल बोल सकते हैं। हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू। सो हम लोगों ने बस कार का एग्जांपल लेके समझा, ऐसे हर चीज़ पे ये चीज़ इम्पैक्ट करता है। तो आरबीआई क्या किया, आरबीआई सिंपली यहाँ पर आप देखिए रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, इन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया। मतलब रेपो रेट इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और आपको अगर रेपो रेट अगर घट गया तो ये इन्फ्लेशन, यही प्रोसेस से इन्फ्लेशन आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसे आरबीआई क्या करता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं ये रेपो रेट, इसके थ्रू वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर कंट्रोल इन्फ्लेशन मतलब यहाँ पर मनी सप्लाई कम, तो ऐसे ही आरबीआई के हाथ में कंप्लीटली कंट्रोल होता है कि वो रेपो रेट को कंट्रोल करके मनी सप्लाई मार्केट में कंट्रोल कर सके। आई होप मैंने ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंट रेट लाइक रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ऐसे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स के जितने भी टर्मिनोलॉजी है मैं आगे भी वीडियो लाऊंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।